वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS 6 के पॉइंट नंबर 6 पे। इंग्लिश मीडियम का हमारा ये वीडियो, इसमें हम देखेंगे प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ उत्तर प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक, बहुत ही हॉट टॉपिक्स रहते हैं, करंट अफेयर्स में बहुत देखने को मिलता है, बहुत सारे आर्टिकल्स, खासकर एडिटोरियल्स इस सब से रिलेटेड आते रहते हैं। आपको वो सब देखने हैं, प्लस ये लेक्चर अच्छे से देखना है। इसमें मैंने बहुत से एडिशनल पॉइंट्स डालने की कोशिश की है, वो सारी चीजें आपको अच्छे से नोट डाउन करनी है। अपने कीवर्ड्स प्लीज बनाते रहिए और उनको रिपीटेडली रिवाइज करते रहिए। रिवाइज जितनी बार करेंगे, आंखों के सामने से जितनी बार निकालेंगे, उतनी जल्दी आपका माइंड प्रोसेस करेगा एक्चुअल एग्जाम में। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा पेड ग्रुप, जिसमें आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग, टेस्ट सीरीज, मॉडल आंसर्स, सारा डाउट क्लियरेंस बहुत अच्छे से कराया जा रहा है। मेंस 2023 यूपीपीसीएस के लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप। इसके अलावा जो लोग कंप्लीट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, पीडीएफ कहां से मिलेगी मैम, पीडीएफ कहां से मिलेगी मैम, अक्सर ये वाले कमेंट्स मुझे देखने को मिलते हैं। पीडीएफ आपको पेड ग्रुप से मिलेगी, तो आप हमारा मेंस 2023 का पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट सब कुछ, मतलब फिर आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। ये लेक्चर आपने 1-2 बार देख लिए हैं, वो सारा मटेरियल आपने रिवाइज कर लिया है एंड यू आर सॉर्टेड। इसके अलावा जो लोग यूपीपीसीएस 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, शुरुआत से सिलेक्शन तक तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा यूपीपीसीएस 2024 वाला पेड ग्रुप। उसमें आपको टेस्ट सीरीज, मेंस की तैयारी, आंसर राइटिंग, जीएस, हिंदी, सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा। तो बाकी के लिए आप डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए GS 6 पॉइंट नंबर 6 इंग्लिश मीडियम का हमारा ये वीडियो। थैंक यू सो मच। चलिए, तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। हमारा GS 6 का पॉइंट नंबर 6 है ये, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक काफी, क्योंकि आजकल काफी जोर दिया जा रहा है इन सब चीजों पे। ठीक है, बहुत ज्यादा आप देखेंगे तो सरकार ऐसे मेथड्स लाना चाहती है जो ज्यादा फोकस करें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे। अब आपको बेसिक फर्क पता होना चाहिए सबसे पहले तो, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नाम से पता चल रहा होगा, रिन्यूएबल सोर्सेज वो हैं जो एग्जॉस्ट नहीं होते, दे डू नॉट एग्जॉस्ट, इवन आप कंटिन्यूसली उनको यूटिलाइज करे जा रहे हैं, एंड दे डू नॉट एग्जॉस्ट आफ्टर दैट ऑल्सो। एग्जाम्पल क्या है? सन। भाई हमारे सूर्यदेव रोज निकलेंगे ही निकलेंगे, सन एनर्जी देंगे ही देंगे, वो खत्म तो नहीं हो रही एनर्जी। आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो खत्म नहीं होने वाली है। विंड, टाइडल एनर्जी, जो टाइड से जनरेट होती है एनर्जी और फिर उससे वो चलती हैं विंड मिल्स वगैरह, वो कभी खत्म नहीं होगा। एक होता है आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जिनका मतलब ये है कि वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगर आपने उनका सस्टेनेबल यूज नहीं किया। मतलब वो एकदम से आप उनको रिप्लेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनको फॉर्म होने में बहुत ज्यादा साल लगते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कुछ मिनरल्स मिलते हैं मीटेराइट्स वगैरह में, वो। तो डिप्लीशन की हम बात करें अगर, तो रिन्यूएबल सोर्सेज डिप्लीट नहीं होते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज डिप्लीट हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एनवायरमेंटल इंपैक्ट की बात करें तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो कार्बन एमिशन एक टर्म हम यूज करते हैं, हमें अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, हमें अपने कार्बन एमिशंस कम करने हैं। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, इनका कार्बन एमिशन थोड़ा कम होता है और इनका कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा जब कार्बन एमिशन कम है तो। ऑन द अदर हैंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का कंपैरेटिवली ज्यादा होता है कार्बन फुटप्रिंट और ज्यादा ही कार्बन एमिशंस वो लोग एमिट करते हैं। कॉस्ट की बात करें तो अपफ्रंट कॉस्ट जो है डेफिनेटली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की थोड़ी ज्यादा होती है। अब देखो सोलर पैनल वगैरह लगवाना इतना कोई सस्ता हिसाब नहीं, महंगा है। जैसे
इलेक्ट्रिसिटी आपको जनरेट करनी है, जो रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज करके करनी है, वो ज्यादातर महंगी होती है एज कम्पेयर टू जनरेटिंग इट विद फॉसिल फ्यूल्स। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का जो अपफ्रंट कॉस्ट होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। ये वाला डिफरेंस याद रखना, ये मैक्सिमम लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और इजिली अवेलेबल और एक्सेसिबल नहीं है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, बल्कि जो नॉन रिन्यूएबल है वो कॉस्ट इफेक्टिव है और एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको ज्यादातर हर कंट्री में। ये बेसिक फर्क हो गया। एरिया रिक्वायरमेंट्स की माने तो आप जानते हैं भाई बहुत बड़ा लैंड चाहिए होता है, ऑफ शोर एरिया बहुत चाहिए होता है। मान लीजिए कोई विंड फार्म है, कोई सोलर फार्म है, तो उसके लिए एरिया बहुत चाहिए ना, लेकिन ऐसा कुछ केस नहीं है आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में। ठीक है, तो ये वाली आपने चीज देखी, इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब प्रीफेस क्या है, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो मोस्ट पार्ट्स में आप बताइए इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। आज भी होंगे ऐसे इलाके जरूर जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। एंड पावर जो है, व्हेन आई टॉक अबाउट पावर, किसी भी ग्रुप की पावर हो वैसे तो, सिर्फ ये वाली पावर नहीं। अगर हम टर्म देखें पावर, तो पावर मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट्स है इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर किसी नेशन के वेलफेयर का। एग्जिस्टेंस डेवलपमेंट अगर है अच्छा खासा पावर सेक्टर का, तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ को आप लीड कर पाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं होती है ना। तो और रेन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी है जिससे पावर आती है रेन्यूएबल सोर्सेज से। तो हमने देखा इतनी पावर नहीं थी कि घरों में रोशनी तक हो पाए जब हिंदुस्तान आजाद हुआ। अंधेरा होने के बाद लैंटर्न्स यूज होते थे, केरोसिन ऑयल के लैंप्स यूज होते थे। मोस्ट ऑफ द हाउसेस में सारा काम बिफोर सनसेट कर लिया जाता था, क्योंकि लाइट्स जो हैं 7:30 तक एक्सटिंग्विश हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, दिन ढल जाएगा, सर्दियां हैं तो और जल्दी ढल जाएगा। तो इतना भी नहीं थी फैसिलिटी। अच्छा, इतने लोग अमीर नहीं थे कि वो लोग लैंटर्न्स भी जला पाए, क्योंकि भाई तेल महंगा था, इसको क्या बोलते हैं, मिट्टी का तेल, केरोसिन, ये महंगा था और स्कार्स भी था, कोई ऐसा नहीं था बहुत इजीली अवेलेबल था। तो जो लिट ऑयल लैंप्स थे, दे वर प्लेस्ड ऑन द विंडो दैट वर विजिबल टू द ट्रैवलर्स, टू दोज हु रिटर्न होम लेट। तो एक आपका एक छोटा सा दिया वगैरह जला के रख देते थे, किसी को घर पे लेट आना है उसके लिए। मतलब सोचिए आप, मोर देन 6 decades have passed since independence and even now a small child standing under the street light is seen। हालांकि एक्सेप्शन है, नॉट द रूल, बस सिचुएशन जो है और ग्लेरिंग हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी तो अर्बन एरियाज में हर जगह ही है ना, लेकिन अभी भी कुछ रूरल एरियाज ऐसे हैं जहां पे कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है। अब तो गांव, खैर आप वेस्टर्न यूपी के गांव देखेंगे तो बहुत ही मतलब शाही गांव है, सारे एसी वेसी लगा रखे हैं लोगों ने, सारी सुख सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गांव सब जो खासकर जो शहरों के पास आ रखे हैं गांव, उनका तो बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हो रखा है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे ऐसा नहीं हो पाया है पूरी तरीके से। हाँ, अर्बन एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली पहुंच ही गई है सब जगह। फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी इन हिज स्पीच ऑन द 59th इंडिपेंडेंस डे, ये सब आप थोड़ा यूज कर सकते हैं कोट्स के हिसाब से, उन्होंने कहा था एनर्जी सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसको आप यूज कर सकते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी जो है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है ensuring that all the citizens of our country have access to energy at an affordable rate. Definitely महंगा नहीं होना चाहिए, at all times and throughout their lives. This is why energy security is a very important requirement and a necessary step for the future. But it should be considered as a transition strategy, so that we can achieve the real goal of energy self-sufficiency or an economy that can function well while being completely free from import of oil, gas and coal. मतलब आप खुद इतना सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ, आत्मनिर्भर, तब तो टर्म भी नहीं आई थी, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने ये चीज यूज की थी। उससे अगर आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं तो साथ साथ ट्रांजिशन किस चीज से, अभी कहां से ट्रांजिशन ले रहे हो, यहाँ पे ट्रांजिशन स्ट्रेटेजी जो यहाँ पे लिखा है टर्म, आपके दिमाग में ऐसी बातें आनी चाहिए, किस चीज से ट्रांजिशन। अभी आप इंपोर्ट करते हैं ऑयल, गैस, कोल, इससे आप इस तरीके से ट्रांजिट हुए कि आप एनर्जी वाइज सेल्फ सफिशिएंट बन जाएं, ऐसी इकोनॉमी बन जाएं कि आपको इंपोर्ट पे डिपेंडेंट
ना होना पड़े और आपकी जो जनरेशन है वो सेल्फ सस्टेन कर पाए। अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज एट एन अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, अगर मैं आपको एक फॉर्मूला टाइप दूं तो एनर्जी सिक्योरिटी का आप लिख सकते हो, कहीं पे लिख के आओगे तो अच्छा इंप्रेशन जाता है इन सब चीजों का। एनर्जी सिक्योरिटी कह रहे हैं, ES लिख देती हूँ। इसका मतलब है एक तो अवेलेबिलिटी, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा, ये इंग्लिश वाले PDF पढ़ाते वक्त ही पेन मोटा चलता है, हिंदी पे पतला चलता है, अपने आप से होता है ये, इसलिए मैं बोलती रहती हूँ जिससे आप लोग लिख सकें। अवेलेबिलिटी प्लस अफोर्डेबिलिटी प्लस एक्सेसिबिलिटी, ये एक सिंपल सा एक ब्रैकेट में बना के आ जाओगे ना तो बड़ा अलग से दिखता है, वो चीज अच्छी लगती है। फिर एनर्जी सिक्योरिटी दो तरह की है, एक है आपकी लॉन्ग टर्म, एक है आपकी शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी से क्या मतलब है? इट डील्स विद टाइमली इन्वेस्टमेंट्स टू सप्लाई एनर्जी इन लाइन विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एंड एनवायरमेंटल नीड्स। और शॉर्ट टर्म किस पे फोकस करेगा? शॉर्ट टर्म फोकस करेगा ऑन द एबिलिटी ऑफ द एनर्जी सिस्टम टू रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू सडन चेंजेस। मान लीजिए सप्लाई और डिमांड में कुछ इम्बैलेंस है, इसको पूरा करने के लिए आपको सडन रिस्पॉन्स चाहिए, वो कहलाता है आपका शॉर्ट टर्म एनर्जी सिक्योरिटी। और लॉन्ग टर्म में आप क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म में आप ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे जो एनर्जी लाइन को सप्लाई करे थ्रू आउट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर एनवायरमेंटल नीड्स एक्सेट्रा। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया को ले लीजिए, हमारे प्रदेश को ले लीजिए, वी वांट टू बिकम अ लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमिक पावर। और एक लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमिक पावर का ये दायित्व बनता है कि वो अपनी फ्यूल एनर्जी नीड्स को फुलफिल कर पाए बाय प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक नेसेसिटीज, ह्यूमन स्किल डेवलप करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करे, मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज इंप्रूव करे। तो हमारे जो इकोनॉमिक फॉर्चून्स हैं वो किससे बंधे हुए हैं? जो शार्पली फ्लक्चुएट करते हैं इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। इसलिए तो बात कर रहे हैं हम एनर्जी सिक्योरिटी की, इसलिए तो हम बात कर रहे हैं प्लानिंग मैनेजमेंट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी की, नहीं तो हम करते ही नहीं बात अगर ऐसा नहीं होता तो। हम लोग उस सबसे बंधे हुए हैं, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, हमारे यानी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, उससे हमारी नीड्स बंधी हुई हैं एज अ नेशन, एज अ स्टेट। हम उससे आना चाहते हैं सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ। रास्ता बहुत ज्यादा लंबा है, बहुत आसान नहीं है, लेकिन हम रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज कर करके उन सब चीजों तक पहुंच सकते हैं। याद रहेंगी इतनी बातें? ठीक है, चलो अब रेन्यूएबल एनर्जी देखेंगे हम अपने प्रदेश में। देखिए, अगर आप ग्लोबल कमिटमेंट देखें रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, देखिए ये सारी अपने आप में की टर्म्स हैं और अपने आप में कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड आई होप आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। जिनके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, अगर ऐसी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की का नंबर है तो वो मुझे कमेंट करके बताएंगे, फिर मैं आपको एनवायरनमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स अलग से करा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप बात कर रहे हैं ग्लोबल कमिटमेंट की रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज, सिंपल सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब ज्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इस वजह से ओवरऑल हीट ट्रैप ज्यादा हो रही है और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हमारी जो अर्थ है इट इज हॉटनिंग अप, गर्म ज्यादा हो रही है। तो हम इसलिए एम्फसाइज कर रहे हैं आजकल ग्रीन एनर्जी पे, ग्रीन ही पेन से पढ़ रहे हैं, ग्रीन ही एनर्जी पे हम फोकस कर रहे हैं। इंडिया ने कमिटमेंट क्या किया कि हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बनाएंगे बाय 2030। प्लीज इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा। जो ग्लासगो में समिट हुआ था उसके टारगेट्स हैं ये, उनको अलग से पढ़ के जाइएगा और मुझे आप कमेंट करके बताइए प्लीज कि वो सारे टारगेट्स क्या हैं नॉन फॉसिल एनर्जी से। अभी मैंने आपको बताया ना फॉसिल फ्यूल किस में आता है, नॉन रिन्यूएबल में। और 50% हमारी जो नीड्स हैं, सोचिए आप, मतलब हम 50% डिपेंडेंट होना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे बाय 2030। दिस इज अ वेरी 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 एम्बिशियस प्लान। और अच्छी बात है अगर आप बड़े एम्बिशियस प्लान अपने सामने रखते हैं तो फिर उनको पूरा करने के लिए वैसे एफर्ट्स भी लगाते हैं। एम आई क्लियर विद ऑल दिस? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज डिटर्मिन्ड टू प्रोवाइड क्लीन एनर्जी सोर्सेज इन द स्टेट, जो इंपॉर्टेंस देते हैं करंट और पोटेंशियल इफेक्ट्स को क्लाइमेट चेंज के। आपको क्लाइमेट चेंज के हिसाब से रेजिलियंट बनना है। वी वांट टू बिकम एन एनवायरमेंटली रेजिलियंट इकोनॉमी। देखा था आपने जापान में कितने सारे अटैक्स हो चुके हैं, सॉरी डिजास्टर हो चुके हैं न्यूक्लियर से रिलेटेड, बट दे स्टैंड बैक। वो गिरते हैं और वो खड़े हो जाते हैं, कोलैप्स नहीं होते हैं वो। दैट मीन्स दैट इकोनॉमी इज वेरी रेजिलियंट। तो हमको आइडेंटिफाई करना है जो पोटेंशियल इफेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के और उनके अकॉर्डिंग हमको स्टेप्स लेने हैं। अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, द डिमांड फॉर एनर्जी इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग डेफिनेटली। इन व्यू ऑफ लिमिटेड ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं? वो लिमिटेड हैं और
एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रहा है, पढ़ा था, प्रीलिम्स में पढ़ाया गया था आपको ये एनवायरमेंट में, जिसकी क्यों एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा है, ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बेस्ड ऑन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड इट्स प्रमोशन। तभी तो सरकार इतना प्रमोशन कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और फलाना ब्लू इकोनॉमी और ग्रीन रेड इकोनॉमी, ये सारी इकोनॉमीज की बात क्यों हो रही है, जोक्स अपार्ट। इसलिए तो हो रही है क्योंकि हमारा ओवर डिपेंडेंट ना हो जाए, कहीं वो खत्म हो जाएंगे, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, कुएं तो हमारे पास है नहीं जहां से खोद के निकाल लेंगे भाई। ये सारी चीजें ज्योग्राफी भी डिसाइड कराती है, मेरी बात आप इस चीज में समझिएगा। ये सब आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, इन सब चीजों में आपको ज्योग्राफिकल चीजें भी देखनी पड़ती हैं। हमारी ऐसी ज्योग्राफी नहीं है कि हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल, तो इसका मतलब नई और ग्रेट पॉसिबिलिटीज चाहिए हमको फॉर सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन इन द मेन स्ट्रीम ऑफ एनर्जी अलॉन्ग विद बायोमास एंड स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नाउ द वे इज बीइंग पेव्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेगावाट कैपेसिटी प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन सोलर एनर्जी ऑल्सो, मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स, छोटे प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, बड़े प्रोजेक्ट्स की। समझ आ गई इतनी बात? बायोमास का मतलब पता है, या ये छोटी छोटी टर्म्स बताती चलूं साथ साथ? देखिए, बायोमास का मतलब बेसिकली क्या होता है, जो फ्यूल हम डेवलप कर रहे हैं फ्रॉम नेचुरल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, वेस्ट है सब कुछ, उससे हम मतलब बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स के जो बचे हुए वो हैं अवशेष, उनसे हम जो एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी, उससे जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, मान लीजिए, उसको हम कहते हैं बायोमास। कोई भी ऐसा मटेरियल जो आ रहा है कहां से, प्लांट से या फिर एनिमल्स से, ठीक है। बायोमास सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, रेसिड्यूज, सीवेज वाला वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एनिमल रेसिड्यूज, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज का वेस्ट, फॉरेस्ट्री क्रॉप, इन सब का वेस्ट, ये सब मिला मुलू के हमारा बनता है बायोमास। इससे एनर्जी प्रोडक्शन की बात हो रही है, बहुत फोकस किया जा रहा है इस पे। और बायोमास इलेक्ट्रिसिटी अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो काफी रहता है न्यूज में, ये सारी चीजें सुनते चलिए। आपने पढ़ा है क्या बोलते हैं, अभी कुरुक्षेत्र हरियाणा में एक न्यूज आई थी मेरे ख्याल से पिछले साल, वहां पे एक नया बायोमास बेस्ड बॉयलर टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। तो वो क्या करेगा, वो स्टबल बर्निंग, जो पराली जलाते हैं ना, इसके बर्डन को वो चीज कम कर देगी, ठीक है। तो बायोमास बेस्ड बॉयलर्स वगैरह आते हैं, बायोमास का आप यूज कर सकते हैं हीटिंग के लिए, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए, और पर इसका जो है एक्चुअली इसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। बायोमास इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगा, इसके प्रोसेस होते हैं कन्वर्जन के, थोड़ा सा बता देती हूँ बस 2 मिनट का। एक तो कंबशन, बायोमास मटेरियल को अगर आप डायरेक्टली आप वो कीजिए, उसका कंबशन कीजिए अगर, तो एग्रीकल्चर वेस्ट और ऐसे वुडी मटेरियल्स हैं, इसको जलाइए, डायरेक्ट कंबशन। और फिर एक गैसिफिकेशन होता है, उसमें सिंथेसिस गैस प्रोड्यूस होती है। एक पायरोलिसिस सुना होगा किसी ने, उसमें बायो ऑयल आता है, तो उसमें रैपिड हीटिंग की जाती है ऑक्सीजन के एब्सेंस में। एक आपका एनएरोबिक डाइजेशन होता है, जहाँ पे रिन्यूएबल नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है ऑर्गेनिक मैटर से, वो बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है उसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें हैं। तो ये जो सब चीजें हैं ये आप लिख सकते हो। तो काम इस डायरेक्शन में हो रहा है काफी भाई, ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर जनरेशन किया जा रहा है, रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन किया जा रहा है। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द गोल व्हिच वाज एनविसाज्ड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस एजेंसी। तो ये सारी चीजें हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है जी। अब परसेंटेज जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी इन उत्तर प्रदेश कितना है, 11.8% है टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का। और प्रोमिनेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या है, सोलर एनर्जी, वही मैंने आपको बताया ना, देखो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। अब मैंने आपको बायोमास एनर्जी एक्सप्लेन कर दिया ऊपर, कैसे आप बायोमास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं अलग अलग मेथड से। तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रहना बहुत जरूरी है, कुछ भी बस एवं ही मत लिख के आना। तो ये प्रोमिनेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं यूपी में। अच्छा, अब काम किस डायरेक्शन में हो रहा है कि कैपेसिटी जो है पावर जनरेशन की उसको और बढ़ाया जाए बेस्ड ऑन अवेलेबल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जैसे सोलर, स्मॉल हाइड्रो पावर और बायोमास, जो हमारे पास अवेलेबल है उसी को लेके हम जो है कैपेसिटी और बढ़ाएं, ठीक है जी। तो सोलर पावर प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग कैपेसिटीज के सेटअप किए जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। को जनरेशन इन द स्टेट्स शुगर मिल्स एंड पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन पैडी हस्क एटसेट्रा बायोमास आर बीइंग एनकरेज्ड। को जनरेशन का मतलब समझ गए, दोनों तरह के मेथड्स यूज करके, सिर्फ एक पे ना डिपेंडेंट होके दोनों तरह के। इसके अलावा आपका
स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी इंप्लीमेंट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। अब देखो, ये वाला हम आपने इनोवेशन पढ़ा था, आपने इंडस्ट्री पढ़ा था, ये उभरती इंडस्ट्री है, यहाँ पे इनोवेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अभी नहीं पता कैसे, मैंने आपको बताया एक्सपेंसिव भी है, कॉस्ट इफेक्टिव उतनी नहीं है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप इनोवेशन ज्यादा डालेंगे, या फिर आप लगाइए कि आप नए नए मेथड्स लेके आएंगे, सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स को देख के सोल्यूशन ओरिएंटेड तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपको नए मेथड्स, नए तरीके, नई टेक्नोलॉजी, नया नो हाउ मिल सकता है। ठीक है, इसमें आपको प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बड़ा जरूरी है, और आपका बाकी के स्टेट्स के साथ और बाकी के इंटरनेशनल फोरम के साथ भी कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हर चीज को आपस में लिंक करते रहो। तो पुराना जो है ना वो रिवाइज होता रहता है दिमाग में, वो पुराना छोड़ नहीं देना है। ऐसा नहीं कि इनोवेशन पे क्वेश्चन आएगा तो तभी इनोवेशन वाला उठ के रिवाइज होएगा या फिर दिमाग में आना स्टार्ट होएगा। यहाँ पे भी देखो, अब जो सोलर एनर्जी है, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, बायोमास है, इस सब में इनोवेशन ज्यादा लग सकता है कि कम लग सकता है? बहुत ज्यादा लग सकता है। तो इसमें आप ये सब चीजें लिख सकते हो। क्लियर है इतनी चीजें? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अब स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रदेश में हमारे, और उनका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है ये देख लेते हैं। एक तो है आपका, देखिए, सोलर एनर्जी। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया ओवरऑल एग्रेसिवली पुश कर रही है टुवर्ड्स अ मोर सस्टेनेबल फ्यूचर, एंड इट इज डूइंग इट बाय इन्वेस्टिंग हेविली इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका सिर्फ सोलर एनर्जी पे आता है, तो आपको वो 500 2030 तक और 50% 2030 तक ये लिखना ही लिखना है। समझ गए ना क्या बोला मैंने अभी? तो कि हम ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं, सो हमको मतलब शॉर्ट टर्म में हमें एटलीस्ट 60% जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो कहाँ से आएगी। देखिए, जो आपका वो टारगेट है ना, कहाँ गया ये वाला, कि 50% नीड्स हमें रिन्यूएबल एनर्जी से फुलफिल करनी है। अब जो ये 50% की बात हो रही है ना शॉर्ट टर्म में, इसमें से 60% करीब हमें सोलर एनर्जी से ही हमारी फुलफिल हो सकती है। ठीक है, अब क्या है कि सोलर एनर्जी को लेके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए वो है, सोलर एनर्जी क्या है ये तो आपको पता ही है। सन आप जानते हैं, हमारे सूर्यदेव इनएग्जॉस्टिबल है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसके पास क्या पावर है, इट हैज द पावर टू फ्यूल लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ अर्थ पे सूर्य की किरणों की वजह से ही है, एंड इट कैन प्रोवाइड क्लीन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इट्स इनहैबिटेंट्स। In fact, as much energy from the sun reaches our planet in 1 hour as is used by entire population of the world in 1 year. सोचिए आप, 1 घंटे में जितनी मिल रही है ना हमको सोलर एनर्जी, वो हम 1 साल में यूज कर पाते हैं एक्चुअली। सो द सन्स एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स। और भी बहुत से तरीके होते हैं जिनसे ये कन्वर्जन होता है। बेनिफिट्स सबसे बड़े क्या हैं, ऊपर ही मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ ये सारी चीजें। सोलर एनर्जी के बेनिफिट्स लिखिए जरा। अब बहुत एक्चुअली ये सारे जो मैं आपको एडिशनल पॉइंट्स बताती हूँ, ये न्यूज़पेपर्स में से कोई और, मैं अखबार जब पढ़ती रहती हूँ तो नोट बना लेती हूँ अपना, या फिर कुछ चीजें मुझे ध्यान आ जाती हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेटेस्ट एडिशंस हो सकते हैं। तो अभी एक आर्टिकल आया था रिसेंटली अखबार में, एडिटोरियल आया था हिंदू में, दैट सोलर एनर्जी इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर इंडिया। मतलब वो बेसिकली ये था कि उसमें क्या मिसकंसेप्शन है सोलर एनर्जी के, किस तरीके से आप सोलर एनर्जी हार्नेस कर सकते हो एंड ऑल। अच्छा आर्टिकल था। तो ऐसे ऐसे आर्टिकल्स भी आप थोड़ा सा अगर अखबार पढ़ते हैं तो उसमें से भी पॉइंट्स लिख लीजिए। खैर, बेनिफिट सबसे पहले क्या है? पहली चीज तो ये रिन्यूएबल है भाई, इनडेफिनेटली यूज हो सकती है विदाउट डिप्लीटिंग रिसोर्सेज। सेकंड, इट इज क्लीन, इट इज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई हार्मफुल एमिशंस नहीं प्रोड्यूस करती है ये, ना ही पल्यूट करती है। देन इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, सीई, ये सारे ऐसे इनिशियल्स लिख दिए मैंने। इसका डिक्रीज हो रहा है कॉस्ट रिसेंट ईयर्स में, जिससे कि क्या है, ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज रिलायबल, इट इज रिन्यूएबल एंड इट इज रिलायबल। ये ज्यादा रिलायबल, ज्यादा ड्यूरेबल हो रही है और ज्यादा मेंटेनेंस इसकी जरूरत नहीं हो रही है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है। देन इट इज वर्सेटाइल, ये लिख सकते हो आप, और वर्सेटाइल इन द सेंस दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। इसका एप्लीकेशन काफी वाइड रेंज में हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, हीटिंग में, लाइटनिंग में। फिर उसके बाद इसको आप लिख सकते हैं, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड। बेनिफिट्स कैसे?
इसको इंस्टॉल किया जा सकता है स्मॉल स्केल पे भी, मेकिंग इट पॉसिबल टू जनरेट एनर्जी लोकली, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन सेंट्रलाइज्ड एनर्जी सोर्सेस। तो ये सारे हो गए इसके बेनिफिट्स। आपको बेनिफिट सबसे पहले पता होने चाहिए। नाउ उत्तर प्रदेश हैज अ वास्ट सोलर एनर्जी सोर्सेज, क्योंकि आप जोग्राफिकली हम ऐसी जगह लोकेटेड हैं कि थ्रू आउट द ईयर सनशाइन मौजूद होती ही होती है, एंड इट हैज द इमेंस पोटेंशियल फॉर जनरेटिंग गीगावाट स्केल सोलर पावर कैपेसिटी। इस पॉलिसी से प्लान किया गया है, अभी देखेंगे हम नीचे, टू डेवलप एन ओवरऑल इकोसिस्टम, जिससे कि स्टेट का जो पूरा सोलर एनर्जी पोटेंशियल है उसका फायदा उठाया जा सके। ठीक है। अप्रैल 1983 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डिपार्टमेंट एजेंसी, NEDA, नेडा करके बोल सकते हो आप इसको, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एडिशनली एनर्जी सोर्सेस एज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन। अब इस इंस्टीट्यूट को फिर इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यूपी नेडा। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं जो डेडिकेटेड काम कर रही हैं पर्टिकुलर चीजों से रिलेटेड, ये सब भी आप लिख के आएंगे। सितंबर 15, 2020 एक पावर जनरेशन स्टार्ट किया गया, एक यूनिट लगाई गई फ्रॉम अ 20 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट एट NTPC एट दिबैयापुर औरैया में। मल्टीफेज इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ पे पावर जनरेशन स्टार्ट की गई। इसकी टोटल कैपेसिटी जो है वो है करीब करीब 704 मेगावाट। ये यहाँ पे डिटेल्ड मैप दिया हुआ है सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का उत्तर प्रदेश में, आप देख सकते हैं ये, और उनकी कैपेसिटी भी यहाँ पे दी हुई है। टोटल इंस्टॉल देखिए कितनी है, 949 मेगावाट। ठीक है, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो नेशनल जो सोलर पॉलिसी के अंतर्गत चल रहे हैं, जो सोलर पार्क स्कीम के अंडर हैं, ये सारे के सारे ऐसे ब्लू डॉट्स वगैरह दिए हुए हैं। तो थोड़ा सा देख के जाना, इससे अंदाजा लग जाता है आपको बढ़िया करके। ठीक है, चलो अब टू अलाइन विद इंडियाज एम्बिशियस सोलर पावर कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोग्राम, द यूपी गवर्नमेंट विल एक्सपैंड सोलर पावर इन द स्टेट बाय सेटिंग अप रूफटॉप सोलर PV प्रोजेक्ट्स, डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर सिस्टम्स, मैंने आपको अभी बताया डिसेंट्रलाइज्ड है, सबसे बड़ा फायदा ये है, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क्स एंड यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स। मतलब अब सोलर एनर्जी को आप हार्नेस किस हिसाब से और कहां से करोगे, ये सारी चीजों के लिए अलग अलग चीजें सेटअप की जा रही हैं। द लिस्ट ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स कमीशनड या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन बाय NTPC, ये आपको दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के नजरिए से भी देख लीजिए फिर से एक बार। देखिए प्रोजेक्ट है आपका औरैया ग्राउंड माउंटेड सोलर PV प्रोजेक्ट, आपका ये है औरैया में, 2021 का है ये। और फिर बिल्हौर सोलर PV प्रोजेक्ट है, सिंगरौली है, उंचाहर है, दादरी है, एटलीस्ट ये तो पता हो, ये सारे हैं हमारे यहाँ, रिहांड है। ठीक है, तो ये प्लीज देख के जाइएगा, बहुत जरूरी है। दो चार नाम लिख के आएंगे तो थोड़ा सा क्या लगेंगे, बताइए क्या लगेंगे, पढ़े लिखे लगेंगे। ठीक है, चलिए अब आता है आपका सोलर पार्क स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोलर पार्क स्कीम है, इसमें बोला गया कि सोलर पार्क बनाया जाएगा 600 मेगावाट का स्टेट में। टोटल ऑफ 600 मेगावाट कैपेसिटी सोलर पार्क्स कहां बनेगा, जलाऊं, ईटा, मिर्जापुर, इलाहाबाद और झांसी। जो डेवलपमेंट और मैनेजमेंट है इन सोलर पार्क्स का वो किया जाएगा थ्रू अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी, जो अभी आपने ऊपर देखी यूपी नेडा, और जो SECI है, द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिगार्डिंग सोलर एनर्जी सेक्टर। तो ये सोलर पार्क स्कीम है, ये लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिख के आना है आपको जरूर। देन यू हैव सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार, ये 5 स्टार है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू रिलायबल एंड सस्टेनेबल सोलर एनर्जी इन उत्तर प्रदेश। पॉलिसी का एम क्या है, एम सबसे ज्यादा आपको याद रखना चाहिए, ये सारे फैंसी वर्ड्स तो आप खुद भी लिख लेंगे, मैंने आपको ऊपर बता दिए सारे। तो पॉलिसी का एम है टू अचीव अ टारगेट ऑफ 22,000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट्स अप टू 2026-27, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉसिल फ्यूल्स पे से डिपेंडेंस कम करनी है और हमको एक ऑप्टिमल एनर्जी मिक्स अचीव करना है, और वो मिक्स कैसे है, को जनरेशन से, कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी का, व्हाइल इंश्योरिंग द एनर्जी सिक्योरिटी इन द स्टेट। एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, ऊपर बता दिया मैंने। टू प्रोवाइड अ कंड्यूसिव एनवायरमेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट अ कोलैबोरेटिव एफर्ट इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर कैन टेक प्लेस। तो दोनों का, सोलर एनर्जी जनरेशन और स्टोरेज, दोनों में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। टू एनकरेज
private sector participation and to provide investment opportunities for the expansion of solar energy. ये भी आप लिखेंगे. Development of human resource for skill enhancement and generation of employment opportunities in the field of renewable energy. ये तो आपको हर जगह पॉइंट लिखना ही लिखना है. To create awareness among the general public regarding solar energy technology. आजकल तो लोग बाग घर में भी लगा रहे हैं बहुत से, तो वो इसलिए कि उनकी जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, जैसे जैसे ट्रस्ट डेवलप होगा, लोग बाग ऐसी चीजें अडॉप्ट करने ही लगेंगे. किसको पसंद है बिजली का बिल देना, है ना. 100% एग्जेम्पशन फ्रॉम स्टैंप ड्यूटी ऑन द लैंड यूज्ड. जो लैंड यूज होगा ना, जिसमें सोलर पार्क प्रोजेक्ट्स लगेंगे या सोलर पार्क लगेगा पूरे स्टेट में, उनके ऊपर से 100% एग्जेम्पशन दे दिया है स्टैंप ड्यूटी का, उस पे मतलब उस लैंड पे. क्लियर. तो टारगेट हमने देख लिया, 22,000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में 2026-2027 तक, अचीव्ड एज पर द फॉलोइंग. और वो कैसे कैसे हैं ये देखिए जरा. यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स या पार्क बनेंगे, उनकी इतनी कैपेसिटी 14,000 होगी. फिर सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स हैं, फिर सोलर रूफटॉप रेजिडेंशियल हैं, फिर नॉन रेजिडेंशियल हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर जनरेशन है, पीएम कुसुम जो स्कीम है उसके तहत है ये, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या फिर स्किल डेवलपमेंट. ये है आपका 30,000 नंबर, मतलब इतने हैं. ये पीएम कुसुम क्या है जानता है कोई? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान. जिसे नहीं पता है उनके लिए है ये प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान. इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी ने. और इसका क्या है एम? इंस्टॉलेशन करता है ये ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स का रूरल एरियाज में. ठीक है. और जिससे कि जो ग्रिड पे डिपेंडेंस है या फिर ग्रिड कनेक्टेड एरियाज पे डिपेंडेंस है वो कम हो जाए. तो बेसिकली रूरल सेक्टर की एक स्कीम है, तो इसका भी काफी कैपेसिटी इसको दी गई है. और टोटल बैठता है ये आपका. ठीक है, तो ये आपको लिख के जरूर आना है. क्लियर है इतनी चीजें? ये जो रूफटॉप वाले हैं इसमें क्या है, रूफटॉप क्या कहते हैं आपका, मतलब इसमें रूफटॉप सोलर पैनल्स बनाए जाएंगे घरों के ऊपर रेजिडेंशियल, और नॉन रेजिडेंशियल में जो नॉन रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वहां पे लगाए जाएंगे. सोलर पार्क का क्या मतलब होता है आप समझ गए होंगे. करीब 500 मेगावाट के कैपेसिटी के सोलर पार्क्स बनाए जाएंगे अलग अलग स्टेट्स में. तो हमारी स्टेट्स में कहाँ कहाँ बन रहे हैं अभी ऊपर आपने देख लिए हैं. ठीक है जी, ये सारी चीजें आप लिखते रहिए तो सही रहता है. अब आपका सोलर इंस्टॉलेशंस अराउंड 6 एक्सप्रेसवे ऑफ द स्टेट. वेरी नाइस प्रोजेक्ट, वेरी नाइस स्कीम. उत्तर प्रदेश के 6 एक्सप्रेसवेज जो अभी फिलहाल हैं. प्रपोज्ड कितने हैं जरा बताना, याद है तुम लोगों को? पिछला कुछ नहीं, टोटल कितने हो जाएंगे ये बताओ मुझे कमेंट करके. तो जो 6 एक्सप्रेसवेज हैं जिनका लेंथ करीब 2000 किलोमीटर है, इसमें पोटेंशियल टारगेटेड कैपेसिटी है कि यहाँ पे इनके सोलर इंस्टॉलेशंस लगाए जाएं. जो लाइट्स वगैरह नहीं लगी रहती हैं वो सोलर लाइट्स हैं एक्सप्रेसवेज में, वो है 500 मेगावाट का. सोलर इंस्टॉलेशंस प्रमोट किए जाएंगे साइड्स में एक्सप्रेसवेज के जो कंस्ट्रक्टेड हैं इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. मतलब जो स्टेट से होके गुजर रहे हैं एक्सप्रेसवेज, वहां पे इसका इंस्टॉलेशन किया जाएगा. ठीक है जी. फिर आता है आपका सोलर सिटी प्रोग्राम, जो उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी है 2024 की 2022 की सॉरी, उसके अंदर ये एनविसाज किया गया है. तो सोलर सिटी क्या होती है बेसिकली, पहले तो ये पता होना चाहिए. सोलर सिटी एक ऐसी सिटी है जहां पे मिनिमम 10% रिडक्शन है प्रोजेक्टेड टोटल डिमांड ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी की एट द एंड ऑफ 5 years. उसको अचीव किया जा रहा है. जो मतलब जो हम डिमांड नॉर्मल, मान लीजिए आप पूरा घर, ये एक पूरा घर है, ये नॉर्मल बिजली से चल रहा है, तो इसमें 10% का हम रिडक्शन करें इसकी डिमांड का, और उसको हम अचीव करें किससे? रेन्यूएबल एनर्जी सिस्टम से. मतलब हम अपने घर का एक कमरा करीब उसको लाइट पहुंचाएं हमारे घर के ऊपर सोलर रूफटॉप लगवाने से. एग्जांपल दे रही हूँ केवल. ठीक है, ऐसी एक सिटी थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स. जरूरी नहीं रेन्यूएबल एनर्जी, मतलब सिर्फ सोलर की बात नहीं हो रही, सोलर भी और भी कुछ और एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स उसमें ले लिए जाएं तो भी काम बन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे अयोध्या सिटी डेवलप की जाएगी एज अ मॉडल सोलर सिटी अंडर द सोलर सिटी प्रोग्राम. इसका असेस करने के बाद कि कैसा काम कर रही है कैसा नहीं कर रही है, 16 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ द स्टेट एंड नोएडा सिटी विल बी डेवलप्ड एज सोलर सिटीज. ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट भी है इसमें और कॉन्सेप्ट भी लिख के आइएगा जरूर. फिर आता है आपका सोलर पंप स्कीम 2016. सोलर पंप किससे पावर्ड होगा? सोलर एनर्जी से डेफिनेटली. मतलब इसमें आपको पेट्रोल डीजल वगैरह नहीं डालने की जरूरत पड़ेगी. इट विल नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, जिसकी वजह से कोई पोल्यूशन भी नहीं करेगा. इस पंप में दिस पंप इट विल रिक्वायर लेस ऑपरेशन कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम रहेगा एज कंपेयर टू जो कि डीजल से चलने वाले
पंप्स हैं। ठीक है जी। Now, the solar pump scheme was launched on 14th March 2016 by the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath. Under the scheme, farmers of the state को सब्सिडी दी जाएगी 70% सब्सिडी ऑन 2 to 3 हॉर्स पावर सोलर पंप्स और 40% दी जाएगी ऑन 5 हॉर्स पावर सोलर पंप्स। इस स्कीम से इरिगेशन सिस्टम पूरा बदल जाएगा। उसमें काफी बिजली का खर्चा होता है ना इरिगेशन सिस्टम में, फार्मर्स जो पानी देते हैं खेतों को, और फार्मर्स जो हैं जो एडिशनल एक्सेसिव खर्चा होता है उससे उनको बचा लिया जाएगा। ये बेसिक एम है इस स्कीम का। इस स्कीम में प्लान है टू इंस्टॉल सोलर पंप्स इन 10,000 विलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश। 10,000 गांव में करीब सोलर पंप्स लगवाए जाएंगे। अच्छा एम है, काफी अच्छा काम कर रही सरकार इस डायरेक्शन में। फिर आपकी बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना। इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगवाई जा रही हैं। जो मेन रोड्स हैं, मान लीजिए सारे गांव हैं स्टेट के, उनके जो मेन रोड्स हैं उन पे जो लाइटें लगी हुई हैं स्ट्रीट लाइट्स, वो सोलर लाइट से जलेंगी। मतलब दिन में चार्ज हो जाएंगी, रात को उससे जल जाएंगी। अ प्रोविजन ऑफ ₹22 crore 50 lakhs हैज बीन केप्ट फॉर दिस स्कीम। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का था है, उसमें इसको प्रोविजन दिया गया 22 करोड़ 50 लाख का। तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है ये भी। देन वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट का सूर्य मित्र प्रोग्राम। 2015-16 की स्कीम है ये। इसमें आप और नए भी डाल सकते हो। एक्चुअली हम यहाँ पे वो दे रहे हैं जिनका रिलेशन डायरेक्टली इंडायरेक्टली उत्तर प्रदेश से है। मैं आपको 1-2 नाम और बता दूंगी। द प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। कहाँ पे लोकेटेड है ये, कोई मुझे बता सकता है प्लीज? लिस्टिंग वीडियो में कराया गया था आपको, बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता है ये। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड स्किल्स टू द यूथ इन दिस फील्ड इन व्यू ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज अराइजिंग। आप समझ गए होंगे, जो नई अपॉर्चुनिटीज अराइज होंगी सोलर एनर्जी के फील्ड में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, उससे संबंधित इस प्रोग्राम में आप स्किल्स दी जाएंगी। द सूर्य मित्र प्रोग्राम ऑल्सो प्रिपेयर्स द यूथ टू बिकम न्यू एंटरप्रेन्योर्स इन द सोलर एनर्जी सेक्टर। और इस प्रोग्राम में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया था लखनऊ। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अच्छा, और कौन सी स्कीम्स हैं? एक सोलर पार्क रूफटॉप सोलर स्कीम चल रही है, एक हमारा नेशनल सोलर मिशन तो है ही, फिर एक चलती है सृष्टि स्कीम करके, उसमें आप वो भी लिख सकते हो SRIST, एक सृष्टि करके स्कीम है। इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया। लिख लीजिए चाहे तो, सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया। इसमें भी रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स ही लगाए जाएंगे। और आप जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने ही स्टार्ट किया था, इंडिया ने ही स्टार्ट किया था। उसका मतलब ये हमारा कमिटमेंट दर्शाता है इसकी तरफ। गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। एक्शन ओरिएंटेड कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जो सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज की का ज़्यादा इस्तेमाल की बात करता है। और फिर मैंने आपको PM क्वेश्चन तो बता ही दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब कुछ चैलेंजेस देख लीजिए प्लीज, कि चैलेंजेस क्या हो सकते हैं सोलर एनर्जी के इम्प्लीमेंटेशन में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहीं पे देखना पड़ेगा, स्पेस की प्रॉब्लम है ही। देखो चैलेंजेस में फटाफट हेडिंग बना के लिख लेना थोड़ा सा। पहला हो सकता है इनिशियल कॉस्ट जो होती है ना इसके, वो थोड़ी ज्यादा होती है। तो इनिशियल कॉस्ट हाई होती है। ठीक है, मतलब रिडक्शन तो हुआ है सोलर पैनल टेक्नोलॉजी में, लेकिन अपफ्रंट कॉस्ट इंस्टॉलेशन की थोड़ी हाई है अभी भी। फिर लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस। देखो लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस, इसमें क्या है, स्मॉल और जो रूरल प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए फाइनेंस का एक्सेस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से चैलेंजिंग हो जाता है फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू इन्वेस्ट इन सोलर एनर्जी। फिर एक आपका प्रॉब्लम आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो हर जगह ही आ रहा है प्रॉब्लम, प्लस ग्रिड कनेक्टिविटी का। ठीक है, इसमें क्या है, एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं है, तो जो ट्रांसमिट होनी है इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए अब इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर रहे हो आप सोलर एनर्जी से, तो सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए सोलर पैनल्स कहीं पे लगाए गए हैं, वहां से कहीं पे बिजली भेजनी है, उसके लिए एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ग्रिड ही नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक पॉइंट आप लिख सकते हो, लैंड नहीं है उतना अवेलेबल, बड़े स्केल का लैंड चाहिए, वो एक पर्टिकुलर चैलेंज है, क्योंकि ऑलरेडी
बहुत कंपेटिंग डिमांड्स हैं, एग्रीकल्चर अर्बन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़मीन चाहिए होती है, तो वही नहीं पूरा हो पाती, ये लिख सकते हो। फिर एक लास्ट इशू क्या आएगा, मेंटेनेंस प्लस आपका क्या ऑपरेशन, ये एक इशू आता है। पुअर मेंटेनेंस होता है, उसकी वजह से क्या होता है, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, जो कि लॉन्ग टर्म वायबिलिटी को उनकी इम्पैक्ट करता है। ठीक है, ये लिख सकते हो। और एंड में थोड़ा वे फॉरवर्ड लिख देना, यहीं पे बता देती हूँ वो भी, ये सब नोट करते रहो, बता रही हूँ मैं, बिना मतलब नहीं है ये चीजें। ठीक है जी, तो अब आप वे फॉरवर्ड में एंड में क्या लिख सकते हैं, पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर ये आपका टॉपिक। वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हो थोड़ा सा हाइड्रो पावर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो हमारा हाइड्रो पोटेंशियल है उसको भी इसके साथ में इस्तेमाल कीजिए, तो यूटिलाइजिंग लार्ज हाइड्रो। ठीक है ना, और फिर आता है आपका एक्सपैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, तो ये मुझे लगता है आपका अब तक फेवरेट पॉइंट बन गया होगा, एक्सपैंडिंग इंफ्रा प्लस इन्वेस्टमेंट। पूरे पूरे लेक्चर कर लिए अब तो आप लोगों ने, तो बच्चों वाली बात होगी अब, है ना। इंक्रीज करना चाहिए उत्तर प्रदेश को अपना रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स बनाने चाहिए, नई नई रिसर्च टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आप लिखेंगे प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन जो है उसको एनकरेज करिए आप, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अच्छा खासा रोल प्ले कर सकता है इन डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग सोलर एनर्जी इन उत्तर प्रदेश। फिर आप लिखेंगे इंप्रूविंग एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस। ये वैसे आप ओवरऑल कहीं भी लिख सकते हैं, मैं अच्छे पॉइंट्स बता रही हूं आपको काफी। इंप्रूविंग एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस, लिखा क्यों नहीं गया, इसमें आप लिख सकते हो कि ऐसा स्टोरेज सिस्टम हो जो इंश्योर करे कि सोलर एनर्जी को आप इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं इवन व्हेन द सन इज नॉट शाइनिंग। ठीक है, और रूफटॉप सोलर सिस्टम्स को करना चाहिए, क्या बोलते हैं, प्रमोट, वो तो आप लिख ही लोगे मेरे ख्याल से, है ना। यूपी गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स देने चाहिए, सब्सिडीज देनी चाहिए, टैक्स क्रेडिट्स देने चाहिए, और एक स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने पे ध्यान बिल्कुल दीजिए। मैं आपको रटवा नहीं रही हूँ, इतना टाइम लेक्चर में दे रही हूँ कि आपको याद हो जाए, तो मैं आपको आपकी स्किलिंग कर रही हूँ। सो सोलर एनर्जी सेक्टर में हमें स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, तो योगी जी को इन्वेस्ट करना चाहिए ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोग्राम्स में, जिससे कि एक अच्छी खासी पाइपलाइन बने स्किल्ड वर्कर्स की, हु कैन हेल्प डिप्लॉय एंड मेंटेन दी सोलर एनर्जी सिस्टम्स। ठीक है, हो गया पूरा, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आप देखेंगे हम बायोगैस एनर्जी। बायोगैस क्या होती है, बायोगैस में बेसिकली हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कंबस्टिबल होते हैं एंड दे कैन प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी जब उनको जलाया जाए। बायोगैस प्रोड्यूस कैसे होती है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कुछ तरह का बैक्टीरिया होता है जो आपका बायोलॉजिकल वेस्ट होता है ना, उसको यूजफुल बायोगैस में कन्वर्ट कर देता है। तो एक्चुअली इसका ओरिजिनेशन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से है, बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है बायोगैस। और मीथेन गैस जो होती है खासकर, दैट इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ आपका बायोगैस, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका सारा लाइफ स्टॉक का वेस्ट है, फिर आपका क्रॉप्स हैं, फिर आपका वेस्ट वाटर है, फिर फूड का वेस्ट है, इस सब को आप डालेंगे एक बड़े से किसमें, एन एरोबिक डाइजेस्टर में। ये एक एन एरोबिक, मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ, डाइजेस्टर टाइप होता है, उसमें ये डल जाता है और फिर इसको इससे प्रोड्यूस होती है क्या, बायोगैस, और डाइजेस्टेट होता है बेसिकली ये, इसको फर्टिलाइजर वगैरह के तौर पे यूज कर लेते हैं, इसको डाइजेस्टेट कहते हैं। और बायोगैस से ही प्रोड्यूस होती है हीट और आपकी इलेक्ट्रिसिटी, और फिर बायोगैस से मेन प्रोड्यूस होती है बायोमीथेन कहते हैं इसको, जिसको आप एज फ्यूल यूज कर सकते हैं और या फिर गैस ग्रिड में भी यूज कर सकते हैं, और बाकी जो ये वेस्ट होता है आपका, ये फर्टिलाइजर, सॉइल, ये सब में यूज हो सकता है, या फिर लाइफ स्टॉक की बेडिंग में। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया कैसे बायोगैस का कहाँ पे यूज होता है। अब बायोगैस इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज ओवर एंड ओवर अगेन। डेफिनेटली वेस्ट तो निकलता ही रहेगा, एंड इट कैन बी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेज आल्सो एंड एग्रीकल्चरल पर्पसेज आल्सो, दोनों तरीके से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मेन कंपोनेंट होता है हाइड्रोकार्बन, जो कि फ्लेमेबल है, हमने आपको बताया, जो चीज कंबस्टिबल है वो हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करेगी,
एंड विच ऑन बर्निंग गिव्स हीट एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, एक ही बात है। तो बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बायोकेमिकल प्रोसेस, जिसमें कुछ टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है जो कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक वेस्ट को इनटू यूजेबल बायोगैस, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और सिंस दिस यूजफुल गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसलिए इसको बायोलॉजिकल गैस या फिर बायोगैस कह दिया गया, और मीथेन गैस जो है वो इसी का मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी आप चीजें लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए पहले ये देख लीजिए आप, फिर मैं आपको इसके यूजेस और इसके चैलेंजेस वगैरह बता दूंगी। नेशनल बायोगैस मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है, इसका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी का। इसका ऑब्जेक्टिव है कि फ्यूल जो है फॉर कुकिंग एंड बायो फर्टिलाइजर फॉर एग्रीकल्चर, अभी देखा था डाइजेस्टेट में बायो फर्टिलाइजर भी निकल रहा है, तो एक तो कुकिंग के लिए फ्यूल मिल जाए और बायो फर्टिलाइजर मिल जाए एग्रीकल्चर के लिए, जो रूरल फैमिलीज हैं, मान लीजिए गांव के जो इलाके हैं उनमें यूज करने के लिए, थ्रू स्मॉल साइज्ड डोमेस्टिक बायोगैस प्लांट्स। इस प्रोग्राम के तहत सेंट्रल ग्रांट दिया जाता है टू द बेनिफिशियरीज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एंड रीजन्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायोगैस प्लांट्स। ये आप लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्कीम के? टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ चीप, एक्सेसिबल एंड क्लीन फ्यूल इन रूरल एरियाज। बायो फर्टिलाइजर बन जाता है इससे एग्रीकल्चर के लिए, तो वो एक एडेड एडवांटेज है। डिफॉरेस्टेशन कम होता है टिम्बर के लिए, है ना, और मतलब पेड़ नहीं कटेंगे फिर उतने जब ऑल्टरनेटिव मीन्स हैं तो। प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव फैसिलिटीज फॉर लाइटनिंग एंड पंपिंग इन रूरल एरियाज। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है ही बहुत इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत है ही नहीं। और एक है आपका बायोगैस बेस्ड पावर जनरेशन प्रोग्राम। इस स्कीम में क्या है, प्लांट्स लगाए जाते हैं 3 से 250 किलोवाट तक के, डेयरीज होती है ना वहां पे। तो उत्तर प्रदेश जो है जनरेटर्स रन करके फ्रॉम द गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोगैस प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द डिजाइन एंड ड्राइंग अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री। और जो डेवलपमेंट है बायोगैस बेस्ड पावर जनरेशन का, इट इज, ये जो है अभी ये बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, मतलब बहुत ही बिगिनिंग वाली स्टेज में है, और अभी इसमें काफी काम की जरूरत है, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आप बायोगैस जो एनर्जी है, बेसिकली बायोगैस जो है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर आप इसको अडॉप्ट करते हैं तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, यही तो बता देती हूँ। तो एक तो आप चीज लिखेंगे कि पॉल्यूशन फ्री है ये, ठीक है जी। इससे क्या है, क्लीन और पोल्यूशन फ्री हमें सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं आप जानते हैं लैंडफिल से जो ग्राउंड वाटर को भी खराब कर देते हैं, वो नहीं हो पाता है, और तो उस हिसाब से ये ठीक है ना। फिर ऑर्गेनिक वेस्ट को अच्छे से हैंडल कर सकते हो आप, हैंडलिंग ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है भाई। लार्ज स्केल म्युनिसिपल, अगर म्युनिसिपल एरियाज में बायोगैस सिस्टम्स लगा दिए जाएं तो जो पूरी सिटी का ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको आप बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि एनवायरमेंटल और सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस भी नहीं होंगे, जो लैंडफिल में पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, उससे को भी आप ओवरकम कर सकते हो। तो म्युनिसिपल वेस्ट को आप डाल सकते हो डाइजेस्टर्स में, और फिर उससे बायोगैस बन सकती है। देन हेल्पफुल फॉर वुमेन, डेफिनेटली ये एक फैक्टर तो है ही है कि भाई जो चूल्हे में आप लकड़ी जलाते हो उससे बहुत हार्मफुल स्मोक और पोल्यूशन निकलता है, तो वो नहीं निकलेगा अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो फीमेल मेंबर्स जो हैं हाउस होल्ड की, वो इंडोर पोल्यूशन से काफी अफेक्टेड रहती हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम घर में रहती हैं इसलिए। और इसमें फिर आप लिखेंगे इट कैन ट्रांसफॉर्म एनर्जी डिपेंडेंस, ट्रांसफॉर्म एनर्जी डिपेंडेंस, ये एक चीज लिख सकते हो आप। देन यू कैन राइट लाइफ स्टॉक मैन्योर जो होता है उसको हैंडल कर सकते हो आप आसानी से। भाई बायोगैस प्लांट्स लगा दोगे अगर माइक्रो और मैक्रो लेवल पे, तो जो ये लाइफ स्टॉक मैन्योर एग्रीकल्चर वेस्ट होता है जो सॉइल क्वालिटी खराब कर देता है, वाटर पोल्यूशन करता है, डिफॉरेस्टेशन करता है, इस सब से बच जाएंगे हम। और फिर अल्टीमेटली एक चीज लिख सकते हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करेगा ये। भाई कोई आप अगर कोई फंक्शनल बायोगैस डाइजेस्टर है तो अगर 1 टन फीडबैक वो फीड स्टॉक वो प्रोसेस कर रहा है तो वो 2.83 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम कर सकता है, तो इट इज वेरी गुड। क्लाइमेट चेंज, लाइवलीहुड इनइक्वालिटी, पोल्यूशन, इन सब समस्याओं से लड़ना हमारे लिए आसान हो सकता है। फिर आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं इसके अंदर, सॉइल क्वालिटी बहुत इंप्रूव होगी इससे, है ना। जो डाइजेस्टेट है
अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था, ये बाय प्रोडक्ट है, इसको आप बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हो क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंटेंट में काफी रिच होता है, तो उससे सिंथेटिक फर्टिलाइजर नहीं यूज करने पड़ेंगे। फिर जेंडर इनइक्वालिटी कम करेगा ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखोगे ना जो हमें पढ़ के लगेगा अरे जेंडर इनइक्वालिटी कैसे कम करेगा ये, भाई विमेन को एम्पावर करेगा, वो इंप्रूव कर सकती है अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना। तो उनको फायरवुड वगैरह खेतों में उसमें से जंगल में से खेतों पे से लाके कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके पास नई एम्प्लॉयमेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगी, वो डिसीजन मेकिंग पावर आ जाएगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी वो, ये सारी चीजें लिखा करो, जेंडर इनइक्वालिटी वाला पॉइंट जरूर लिखा करो। एक और चीज लिख लो, एसडीजी गोल को अचीव करने में ये चीज हमारी मदद कर सकती है, ठीक है। जीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज, क्लाइमेट एक्शन, ये सारे के सारे एक में ही लिखा ना, क्लियर। तो मेरे ख्याल से काफी सारे बता दिए अब तो मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। और एक सतत करके आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, इसमें कंप्रेस बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट्स लगाए जाते हैं, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। चलो बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे बायोमास। बायोमास मैंने आपको भी ऊपर भी बताया था, तो आपको थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया होगा, है ना। तो इसमें क्या है बेसिकली, बायोमास मैंने आपको बताया था रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल है जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स से आता है। मतलब बायोमास क्या है, सारी लिविंग थिंग्स जो या तो जिंदा है या फिर अभी थोड़ी मतलब दे हैव डाइड शॉर्टली बिफोर, वो सब कुछ कहलाता है बायोमास। एंड बायोमास इज द ओल्डेस्ट फ्यूल नोन टू मैन। डेफिनेटली इंसान जब से पैदा हुआ तब से मर भी तो रहा है, प्लांट्स एनिमल्स सब कुछ मर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज द मोस्ट डाइवर्स। फिलहाल इट इज ऑल्सो अ क्लीन एंड एफिशिएंट सोर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये बहुत अच्छी चीज है जो आप लिख सकते हो। मैंने आपको मेथड्स बताए थे कन्वर्जन के अभी ऊपर, कंबशन, गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस, ये सब, तो ये सारी चीज मैं बता चुकी हूँ आपको। अब आप ये देख लो बचा हुआ जो है। उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है अपना बायो एनर्जी पॉलिसी 2022 नवंबर 2022 में टू बूस्ट बायो इकोनॉमी एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। एक ऐसी इकोनॉमी जो बायोलॉजिकल चीजों से ड्रिवन है। पॉलिसी क्या हाईलाइट करती है, 4 बायो एनर्जी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पॉलिसी में बताए गए हैं। क्या क्या, कंप्रेस्ड बायोगैस, इथेनॉल, बायोडीजल और बायोकोल, एक कार्बन न्यूट्रल फ्यूल बायोमास वेस्ट से, ठीक है। हर तहसील में स्टेट के एक बायो एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा, विच मीन्स अ मिनिमम ऑफ 350 बायो एनर्जी यूनिट्स अक्रॉस द स्टेट। और यूपी नेडा जो है वो नोडल एजेंसी है इसके इम्प्लीमेंटेशन की, तो इट इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट बेसिकली, ठीक है। अब बगासे बेस्ड को जनरेशन प्रोजेक्ट्स इन शुगर मिल, एक ये स्कीम तैयार करी है। एफर्ट्स शुरू हुए 1994 में बाय यूपी नेडा एज अ कैटलिस्ट या फिर फैसिलिटेटर टू सेट अप पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स फ्रॉम बगासे। बगासे होता है ना एक लेफ्ट ओवर या फिर वेस्ट प्रोडक्ट, मान लीजिए आप शुगर मिल्स में से निकलता है, ये गन्ने का ही होता है। एस्टिमेटेडली अप टू 1500 मेगावाट एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर सकते हैं जो बगासे अवेलेबल होता है सारी शुगर मिल्स में उत्तर प्रदेश को। शुगर मिल्स बहुत सारी हैं क्योंकि गन्ना बहुत प्रोड्यूस होता है ना। तो ये एक अच्छा आपका ऑल्टरनेटिव हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली चीजें आप लिख सकते हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट। चलिए बहुत बढ़िया। गैसिफिकेशन पावर प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन बायोमास। मैंने आपको बताया था बायोमास का गैसिफिकेशन किया जाता है। इट्स अ प्रोसेस दैट अनलॉक्स एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट एंड इट कन्वर्ट्स इनटू अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें राइस हस्क जो आपने देखा होगा, धान के ऊपर का जो कवर होता है चावल के ऊपर का, वो और उडी बायोमास बेस्ड ऑन गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें स्टैब्लिशमेंट क्या होगा, गैसिफायर प्लांट्स बनाए जाएंगे, स्टैब्लिश होंगे 40 किलोवाट से 1 मेगावाट तक के, टू मीट द थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो नमकीन बेकरी फैक्ट्रीज होती हैं, राइस मिल्स होती हैं, कोल्ड स्टोरेज होता है वहां पे। तो जो उनके थर्मल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स हैं वो इससे लाए जाएंगे, है ना। इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ फ्रॉम नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डीजल और फर्नेस ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी रेट्स आर ऑलरेडी गोइंग अप, गैसिफायर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स लगा रहे हैं इसमें। इट्स एन एग्जांपल ऑफ इनोवेशन।
जिससे कि, और इसमें कोई ग्रांट नहीं मिल रहा स्टेट गवर्नमेंट का, एंड 40 to 44 मेगावाट कैपेसिटी क्रिएट कर दी गई बाय द ईयर एंड 2013 एंड 14, और मोर देन 171 इंडस्ट्रियल यूनिट्स में ये गैसिफायर प्लांट्स को लगाया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं? अगर आप एडवांटेजेस लिखें तो लिखिएगा भाई, जो बाकी के रिन्यूएबल एनर्जी के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें से इसके पास डिस्पैचेबिलिटी का एडवांटेज है। डिस्पैचेबिलिटी क्या होती है? मतलब क्या टर्म यूज हो रही है यहां पे? डिस्पैचेबिलिटी। क्या होता है ये? कि ये कंट्रोलेबल है, एक तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, प्लस ये अवेलेबल है जब जरूरत है, सबसे अच्छी बात। तो ये मेन इसका एडवांटेज पॉइंट है। और डिसएडवांटेज में आप ये लिख सकते हो, इसको प्रोक्योर करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, और कई बार इनको मॉनिटर करना पड़ता है, और रेगुलेशंस बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। तो वो खैर कोई खास डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन आप चाहो तो इसको इजिली लिख सकते हो, ठीक है। बायोमास और को जनरेशन प्रोग्राम्स मेन है, इसको लिख के ही आना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ये फ्लैगशिप स्कीम है जो चलाई जा रही है, ठीक है जी। तो अब आप आ जाते हैं विंड एनर्जी पे। चलिए, तो विंड एनर्जी देख लीजिए। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सप्रेस किया पॉसिबिलिटी क्या कि 138 मेगावाट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विंड पावर एट 50 मीटर हाइट, और 1260 मेगावाट कर सकते हैं 80 मीटर हाइट उत्तर प्रदेश में। तो इसका मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी पॉसिबिलिटी है। इट इज नोटवर्दी दैट विद द इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल द विंड स्पीड इंक्रीजेस डेफिनेटली। हवा जैसे जैसे आप हाइट ऊपर करते जाओगे तो विंड की स्पीड ऊपर बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके से विद द इंक्रीज इन हाइट द पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी बढ़ जाएगी। जब विंड एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। इस हिसाब से कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं बाय द एजेंसी टू फाइंड आउट वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होती है? विंड एनर्जी होती है दो तरीके की। मैं आपको भी जरा थोड़ा बेसिक बता दूं। विंड एनर्जी दो फॉर्म की होती है, वन इज ऑनशोर एंड वन इज ऑफशोर। क्लियर? विंड एनर्जी जो ऑनशोर विंड फार्म्स हैं वो होते हैं बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस विंड टर्बाइंस के लैंड पे लोकेटेड होते हैं। क्लियर? ऑफशोर में क्या होता है? इंस्टॉलेशंस जो हैं वो लोग कहां पे होते हैं? वाटर पे होते हैं, ये आपके लैंड पे होते हैं। बेसिक फर्क समझ में आ गया? ठीक है। तो जो हमने कोविड के टाइम पे भी सप्लाई चेन डिसरप्शंस देखे थे और विंड एनर्जी इंस्टॉलेशंस हैं, एक्चुअली इस पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अगर ध्यान दिया जाए तो ये काफी अच्छा काम कर सकता है, ठीक है। पोटेंशियल काफी ज्यादा है, मतलब एनर्जी पोटेंशियल इंडिया की जो है उसमें ये बहुत अच्छा काम कर सकता है। क्लियर? विंड जो है वो यूज्ड होती है, अब इसमें विंड कैसे यूज होती है? इट इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है? बेसिक साइंस क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी क्रिएट कैसे होती है? जो हवा मोशन में है, एयर इन मोशन। सारी चीजें यहीं पे बता रही हूं जिससे कहीं पे भागना ना पड़े, कुछ ना देखना पड़े, बस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़े जोरदार। इस एनर्जी को, अगर एयर मोशन में है तो इट प्रोड्यूसेस विच एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। इस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया जाता है बाय यूजिंग व्हाट? विंड टर्बाइंस, या फिर इनको आप विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले हवा चली, उसने टरबाइन के ब्लेड्स होते हैं, मैं टरबाइन बहुत बुरी बनाऊंगी पर कोई बात नहीं, पंखा लग रहा है ये। विंड चली, हवा चली, हिट करा इसने टरबाइन के ब्लेड्स को, ये रोटेट होगा, इससे नीचे कनेक्टेड है एक टरबाइन जो इससे कनेक्टेड है। इस काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी इससे टकराई वो किस में कन्वर्ट हो गई? रोटेशनल एनर्जी में। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अब ये एक शाफ्ट मूव करेगा जो जनरेटर से कनेक्टेड रहता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड व्हाट? थोड़ा बहुत साइंस अगर पढ़ा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया पूरा। इस इलेक्ट्रिसिटी को आपने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से घरों में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, सब जगह दुनिया भर में भेज दिया, मतलब प्रदेश भर में। अमाउंट इस पावर का किस चीज पे डिपेंड करेगा?
ये डिपेंड करेगा एक तो हवा पे, जो ये टकरा रही है ये हवा है, विंड, और एक डिपेंड करेगा कि टरबाइन का साइज क्या है और ब्लेड का साइज क्या है। तो थियोरेटिकली व्हेन विंड स्पीड डबल्स, याद रखिएगा, जब हवा दुगनी हो जाए, सेकंड क्यों लिखा है पता नहीं मैंने, काट दो इसको, जब हवा दुगनी हो जाए तो विंड पावर पोटेंशियल फैक्टर ऑफ 8 से होती है इंक्रीज। तो बहुत अच्छा मतलब ये चीज है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें लिख सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा। अभी मैं इसे मिटा दूं पहले। ये इतना समझ में आ गया? पूरा बता दिया मैंने, कौन सी एनर्जी कहां से लग के कौन सी कैसे कन्वर्ट हो रही है या क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया। अब इंडिया का चलता है नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, एक 2018 की, और एक चलता है नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी, ये 2015 की है। तो बस आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। तो ऐसे आपका काम करता है ये। फिलहाल आपको पता होगा तमिलनाडु है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, शायद कराते तो हैं सर उसमें मिसलेनियस वाले वीडियो में, देख लेना इसको एक बार कि यूपी क्या काम कर रहा है इससे रिलेटेड, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे देख ही लोगे। तो हम बात कर रहे हैं कि हमें एफर्ट्स देने हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो विंड एनर्जी से। अब आपने पूरा देख लिया कैसे हो सकता है। विंड रिसोर्स असेसमेंट का काम क्या है, किसने काम किया विंड रिसोर्स असेसमेंट का? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी ने, एट अ हाइट ऑफ 50 मीटर। कहां कहां पे? ललितपुर में, मिर्जापुर में, रायबरेली में, फरूखाबाद में, आगरा, इटावा, बदायूं, झांसी और सोनभद्र में। ये काम किस लिए किया गया? ये रहे ना यहाँ पे, कि हमें फीजिबिलिटी पता चले विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स की उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, फीजिबिलिटी पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो लिस्ट है इंस्टॉल्ड की वो देख लो, ललितपुर में, मिर्जापुर में, बस जगह देख लेना, ये नाम वाम मत देखना, जगह देख लेना। और ये रे कुछ यहाँ पे भी है, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, शाहजहांपुर, लखीमपुर, ठीक है। और ये देख लेना, बस ज्यादा तो याद रहेगा नहीं तो फिर फायदा नहीं होता। क्लियर? तो ये वाली सारी चीजें आपने यहाँ पे देख ली। चलो आगे बढ़ेंगे। अब इसका बेसिक तो पता चल ही जाएगा ना। और इसमें आप एक चीज और लिख सकते हो, हाँ एक मिनट, कि वे फॉरवर्ड क्या है, मतलब सरकार को और अच्छा क्या काम करना चाहिए इससे रिलेटेड। 2-4 पॉइंट्स उसके देख लो। उसमें आप ये लिख सकते हो कि गवर्नमेंट को जैसे बैरियर्स हैं, ग्रिड कनेक्शन के चैलेंजेस हैं, उनको टैकल करना चाहिए, और पॉलिसी मेकर्स को प्रोसीजर स्ट्रीमलाइन करने चाहिए, जैसे परमिट ज्यादा अच्छे से मिले, वर्कफोर्स को प्लानिंग अच्छी करनी चाहिए, पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन बहुत जरूरी है ना, एंड स्ट्रॉन्गर नेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज ऑल्सो नीडेड, स्टेट वाइज ऑल्सो, एंड रेगुलेटरी नेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑल्सो, ये लिख सकते हो आप। तो ये वाली चीजें भी आप यूज कर सकते हो इसमें। चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोग्राम्स। अच्छा, स्मॉल, इसे स्मॉल क्यों कहा जा रहा है? जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स कौन से होते हैं? चलो सिंपल अगर आपसे पूछूं मैं, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स वो होते हैं जिनकी कैपेसिटी 25 मेगावाट या उससे कम होती है। ये इसका बेसिकली वो है आपका, एक तरह से आप क्राइटेरिया मान लो। तो सरकार क्यों कह रही है? अच्छा, हाइड्रो पावर क्या है? हाइड्रो पावर तो आप समझ गए ना, हाइड्रो पावर रिन्यूएबल है और नॉन पोल्यूटिंग है, ठीक है। और इंडिया में बहुत, सॉरी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा पोटेंशियल है हाइड्रो पावर डेवलपमेंट का, क्योंकि भाई मेन नदी यहाँ से होके गुजर रही हैं, इतनी सारी नदियां हैं और बाकी चीजें हैं। तो हाइड्रो पावर पे काफी ध्यान दे रही है सरकार ओवरऑल भी, ठीक है। और स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ये क्यों वायबल होते हैं, इनकी बात क्यों कर रही है सरकार इतनी ज्यादा? इनकी बात इसलिए कर रही है सरकार इतनी ज्यादा क्योंकि ये ऐसा कह रहे हैं कि जो ये स्मॉल हाइड्रो पावर्स होते हैं ना, इनमें प्रॉब्लम्स नहीं आती ज्यादा बड़े बड़े हाइडल प्रोजेक्ट्स जैसे। मतलब आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना है डैम का, आपको डिफॉरेस्टेशन की चिंता नहीं है, आपको रिलोकेशन की चिंता नहीं है। दूसरी चीज, जो दूर दराज के इलाके हैं या प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इनसे बेनिफिट उठा सकते हैं। इनकी लॉन्ग और यूजफुल होते हैं ये, क्योंकि एज कंपेयर टू देयर लाइफ इट इज लॉन्ग, और इनका जनरेशन कॉस्ट जो है वो भी काफी इन्फ्लेशन फ्री होता है। अच्छा, फॉसिल फ्यूल्स कंजर्व करने के साथ साथ ये जो हैं ये कार्बन एमिशंस को भी रिड्यूस करते हैं।
और विलेजेस को खासकर या फिर फार फ्लंग इलाकों में जो लोग रहते हैं उन तक बिजली पहुंचाने का ये एक अच्छा साधन हो सकता है। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ये बहुत बूस्ट कर सकता है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेबिलिटी को, स्टेट की सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ ग्रिड क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी। लिख लीजिए इसको, क्या बोला मैंने, वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्या, रेन्यूएबल सोर्स फॉर व्हाट, ग्रिड क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी पॉइंट्स बोले हैं लिखने हैं वो ये लिख सकते हो आप। ठीक है, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ेगा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी। टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी स्टेट की है 6160 मेगावाट, जिसमें से हाइड्रो बेस्ड जनरेशन हो रहा है 522.50 मेगावाट। स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं स्टेट में टू ओवरकम द पावर क्राइसिस बाय प्रोड्यूसिंग एडिशनल एनर्जी। हमने आपको बताया अभी मेजर माताटीला, ओबरा, अपर गंगा, रिहांड ये सब हैं। एक तो नाम जरूर पता होने चाहिए आपको। डिसेंट्रलाइज्ड जनरेशन ऑफ क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी इन द स्टेट थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज, जैसे ज्यादा प्रमोशन हो थ्रू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोलर, बायोमास एंड बायो एनर्जी। रूरल एरियाज में ये बहुत अच्छा काम कर सकता है क्योंकि लो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो एफर्ट्स होने चाहिए टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डेवलपिंग लॉन्ग डिस्टेंस पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस एंड लॉस ऑफ पावर। एनवायरमेंटल अवेयरनेस पब्लिक के अमंगस्ट बढ़नी चाहिए टू क्रिएट स्किल एनहांसमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, टू एनकरेज लोकल मैन्युफैक्चरिंग अभी बताया मैंने, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी बताया, कैपेसिटी बढ़नी चाहिए फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं आप लिख के आइए तो बहुत सही रहेगा। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी दिया हुआ है, ये देख लीजिए आप। स्कीम्स, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, वो एनर्जी सोर्सेज जो लिमिटेड क्वांटिटीज में हम ये देख चुके हैं, ये रिप्रोड्यूस नहीं किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव एन एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन दैट मे टेक मोर देन 500 मिलियन ईयर्स टू रीजनरेट। अब इतने साल कौन बैठेगा बताइए आप। और दो तरह के होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन अनकन्वेंशनल। कन्वेंशनल वो हैं जिसमें आपके फॉसिल फ्यूल वाले आते हैं सारे, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब। फॉसिल फ्यूल आप जानते हैं, फॉसिल फ्यूल मेजर एनर्जी रिसोर्स है फॉर द वर्ल्ड सिंस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, क्योंकि भाई स्टीम इंजन आया सबसे पहले, फिर और कोल बेस्ड पावर प्लांट्स आए, फायर्ड प्लांट्स आए, उससे फॉसिल फ्यूल ही मेजर एनर्जी रिसोर्स के तौर पे काम कर रहा है। फॉसिल फ्यूल्स क्रिएट हुए थे कब, पास्ट जियोलॉजिकल टाइम बाय प्लांट स्टोरिंग सोलर एनर्जी। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सबको हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। लेकिन ये लिमिटेड है क्वांटिटी में, खत्म हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। थर्मल एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट्स कौन से होते हैं? दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एनर्जी सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। थर्मल पावर प्लांट में केमिकल एनर्जी जो होती है फॉसिल फ्यूल में, कोल फ्यूल, इसको कन्वर्ट किया जाता है थर्मल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो हैं उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यूपी में कितनी है, 82.77%। मतलब कंट्रीब्यूशन कितना है, 82.77%। मेजर थर्मल पावर स्टेशंस कहाँ पे हैं? हरदुआगंज, परीक्षा, झांसी, रिहांड, पनकी, दादरी, औरैया, ओबरा। फिर हैं आपके पेट्रोलियम और गैसेस एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में ही स्मॉल क्वांटिटी कोल आपको सिंगरौली में मिल जाएगा हमारे रीजन में। यहाँ पे कोई नोन रिजर्व्स तो नहीं है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के, लेकिन स्टेट का डिमांड पेट्रोलियम पे और नेचुरल गैस पे जो स्टेट का डिमांड है वो कहाँ से पूरा होता है? ऑन इम्पोर्ट्स, बाहर से आता है सारा। क्योंकि हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है रिलेटेड टू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कौन सा? मथुरा ऑयल रिफाइनरी, हजीरा HVJ जो गैस पाइपलाइन है, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, आपका अमेठी में गैस पाइपलाइन। और ये जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है ये बनाई थी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल ने। इससे नेचुरल गैस का रिक्वायरमेंट्स जितने इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट के, वो इसी के थ्रू आते हैं। नेचुरल गैस इस पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई की जाती है। और नेक्स्ट है आपका कांडला गोरखपुर LPG पाइपलाइन। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है IOL का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, और BP भारत पेट्रोलियम और HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। 2757 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो डोमेस्टिक गैस देगी लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और झांसी। ठीक है, मेरे हिसाब से सारी चीजें
बहुत अच्छे से इस लेक्चर में कवर कराने की कोशिश की है मैंने। आंसर राइटिंग जरूर कीजिएगा, बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए हर चीज के बीच में, बेसिक कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत फैक्ट, प्लस हर एक का प्रोस, हर एक का कॉन्स, और एक ऑप्टिमिस्टिक वे फॉरवर्ड। यही आपकी रेसिपी है फॉर अ गुड आंसर। फॉर एनी पेड ग्रुप यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स। आपको पीडीएफ चाहिए, आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।